ये आज हमारी 26वीं वेबिनार बैठक हो रही है और देवराज साहब के कृपा दृष्टि कहें कि उनके सार्थक प्रयास से अभी तक हम जो आज के पेंडेमिक पीरियड में डॉक्टर्स जिनकी सलाह हमारा जीवन बचा सकती है, अभी तक सारे एपिसोड डॉक्टर्स के साथ ही चले हैं। और ये भी बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में श्रीमती आशा वर्मा आज जो एमडी हैं और डायबिटीज़ पे जानकारी देंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इसका पूरा लाभ उठाएंगे। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री IB तिवारी, वरिष्ठ नागरिक संघ अंबिकापुर के सचिव हैं। मैं अपने महासचिव लालचंद जैन जी से निवेदन करूंगा कि कृपया उनके अध्यक्षीय बोधन के लिए उन्हें आमंत्रित करें और साथ ही उनका परिचय दें। इसके बाद देवराज साहब से निवेदन है कि मैडम का परिचय दें और उनका उद्बोधन हम लोग सुनेंगे। तो जैन साहब से रिक्वेस्ट है, कृपया आज के अध्यक्ष का परिचय दें। थैंक यू सोनी जी। जी जी। सभी उपस्थित सदस्यों को आज की वेबिनार मीटिंग में सबका अभिनंदन। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हेतु मैं अंबिकापुर के श्री IB तिवारी जी को आमंत्रित करूंगा, जो कि हमारे सीनियर सिटीजन फोरम अंबिकापुर के सेक्रेटरी है। श्री IB तिवारी जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चीफ मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुए थे। उनका समाज सेवा में बहुत बड़ा योगदान है। वे संरक्षक सेवा भारती मातृछाया अंबिकापुर के संरक्षक है। इसके अतिरिक्त वो सेवा भारती वनवासी कन्या छात्रावास अंबिकापुर के संरक्षक भी है। श्री तिवारी जी का अंबिकापुर की मुक्तिधाम के में भी बहुत बड़ा योगदान है कंस्ट्रक्शन में। इसके अतिरिक्त वो स्टेट बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के, रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं तथा अभी वर्तमान में वो SBI पेंशनर संघ के संयोजक भी है। मैं श्री तिवारी जी को आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। श्री IB तिवारी अंबिकापुर, श्री इंद्रेश तिवारी जी, आप सादर आमंत्रित है आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हेतु। नमस्कार। वरिष्ठ नागरिक महासंघ के अध्यक्ष आदरणीय देवराज साहब, हमारे सचिव श्री जैन साहब, हमारे वरिष्ठ नागरिक के अन्य जो संगठन हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिक महासंघ छत्तीसगढ़ के सभी हमारे सम्मानीय सदस्यगण, और आज इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि और सुप्रसिद्ध डॉक्टर आशा वर्मा, जो काफी अनुभवी हैं और कालरी क्षेत्र में उन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया है। मननगढ़ इत्तेफाक से सरगुजाम में ही रहा है पहले। और मैं आज इस मीटिंग में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और खास तौर से आज हमारी जो विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर आशा वर्मा, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आज उनकी तरफ से हम सब वरिष्ठ जनों को इस काल में बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध होगी और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक साथी अपने जीवन के इस कठिन क्षण में कुछ ऐसी उपयोगी चीजें जान पाएंगे और अपने परिवार के साथ एक सुगमता महसूस करेंगे। और इस काल में जैसा कि हर कोई बहुत चिंतित है अपने परिवार के लिए, और जैसा आदरणीय देवराज साहब एक लगातार डॉक्टर साहब लोगों से संपर्क करा रहे हैं और हमारे वरिष्ठ नागरिकों का, और आगे जैसा हमारे सदस्यों का जो अनुरोध है कि आगे आने वाले समय में भी ऐसी वो व्यवस्था करते जाएं जिससे हम कम से कम अपने जीवन में एक सतर्कता के साथ रह सके। और ये जो बहुत ही सेकेंड टर्म आया है कोरोना का, बहुत ही आपातकाल है ये, ऐसी स्थिति में ये बड़ा सराहनीय है। और मैं आज की इस बैठक में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए हमारे आज विशिष्ट अतिथि श्रीमती आशा वर्मा, जो बिलासपुर की सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं और काफी अनुभवी हैं, मैं उनका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि आज की आगे की बैठक शुरू की जाए। धन्यवाद तिवारी साहब। इस बीच में मुझे डॉक्टर आशा वर्मा का परिचय भी देना है। आप सभी जानते हैं वे बिलासपुर की ही हैं और करीब 20 वर्ष उन्होंने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड के SCCL के इंदिरा विहार अस्पताल में हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट के रूप में अपनी सेवाएं जनता को दी हैं। SCCL के
कर्मचारी और वहां के रहने वाले लोग इनके दक्षता का और इनकी विद्वता के कायल हैं। एकेडमिक रूप से इन्होंने एमडी मेडिसिन में किया हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि 8 विषयों में इन्हें गोल्ड मेडल मिला हुआ है। ये वाह, राष्ट्र की अनेक मेडिकल संस्थाओं से, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, उनकी मानद सदस्य हैं और पिछले अनेक वर्षों से अपने पति डॉक्टर अखिलेश वर्मा जी के साथ में डायबिटीज, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर आदि पर उपचार करते हुए जन सेवा कर रही हैं। इस बीच में मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आज के परिप्रेक्ष्य में देना चाहूंगा और उसके लिए मैं श्री पीएल सोनी इनको बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने बालको नगर कोरबा में एक अभिनव प्रयास चालू किया है जिसके अंतर्गत वे जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर निशुल्क प्रदान कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर देने के लिए उन्होंने वहां के ज्येष्ठ नागरिक भवन के द्वारा उसका व्यवस्था की है और जहां भी जरूरत है 3 दिन के लिए निशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर देने की व्यवस्था की है। मात्र जरूरी है कि श्री सोनी जी से संपर्क कर सिलेंडर को ले जाने और 3 दिन बाद वापस करने की व्यवस्था हितग्राही को ही करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त इनके संगठन ने जो ऐसे दंपत्ति हैं जिनके यहाँ जो कि दोनों पॉजिटिव हैं, उनके यहाँ भोजन पहुंचाने का भी कार्य इन्होंने किया है। इसके लिए उन्होंने कोरबा के कुछ सदस्यों और वहां के लायंस क्लब वगैरह की सहायता से ये काम चालू किया है, जो कि आज की स्थिति में बहुत ही स्तुत्य है। मैं उन्हें साधुवाद पेश करता हूँ महासंघ की ओर से और आज जुड़े हुए सभी सदस्यों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ अब डॉक्टर आशा वर्मा जी से कि वे अपना वक्तव्य और जानकारी पूर्ण ज्ञान की कुछ बूंदे हम तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। धन्यवाद देवराज साहब। अब मैं डॉक्टर मैडम से निवेदन करूंगा कि कृपया अपने उद्बोधन से सभी को लाभान्वित करेंगी। डॉक्टर मैडम। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नागरिक संघ के सभी सदस्यों, सभी पदाधिकारियों, अध्यक्ष महोदय का एवं अभी के सभी नागरिक बंधुओं का, श्रोताओं का मैं सादर अभिनंदन और नमस्कार करती हूँ। मैं हृदय से आभारी हूँ इस वेबिनार के ऑर्गेनाइजर का अच्छा मौका दिया कि मैं सबसे जुड़ सकूं और अपने विचार जो है वो साझा कर सकूं। जैसा कि हम सब जानते हैं और हम सब अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं। हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अब यह स्वास्थ्य होता क्या है? स्वास्थ्य या निरोग शरीर जब हम मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल सचेत और स्वस्थ रहते हैं तभी हम स्वस्थ कहलाते हैं। किसी भी तरह का इसमें अवरोध, बाधा या परेशानी हमको बीमार करता है। अब यह बीमारी जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक तो मानसिक बीमारी, तो तनाव जिसे हम कह सकते हैं, और बहुत तरह की मानसिक बीमारियां होती हैं। और दूसरे प्रकार की बीमारियां जो है वो शारीरिक बीमारियां। अब शारीरिक बीमारियों को अगर हम और अंदर जाएं तो बीमारियों को हम 2 दर्जे में रख सकते हैं। पहले प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो संक्रमण से फैलती हैं, जैसा कि अभी हम अनुभव कर रहे हैं कि ये जो महामारी के रूप में अभी कोरोना वायरस का संक्रमण है, इसके अलावा और बहुत से संक्रमित रोग होते हैं जैसे टीबी है, जॉन्डिस है, टाइफाइड है और उल्टी दस्त है। तो जो संक्रमित बीमारियां होती हैं उनका एक लिमिटेड पीरियड रहता है, थोड़े समय के लिए आती हैं, थोड़े समय के लिए रहती हैं और चले जाती हैं। कभी कभी व्यक्ति पूरा ठीक होता है पर कॉम्प्लिकेशन में कोई ज़रूर खराब होने की संभावना होती है। दूसरी तरह की जो बीमारियां होती हैं जो संक्रमण ना होके होती हैं, ये हमारे शरीर में उम्र बढ़ने के साथ ज़्यादातर आती हैं, ये डिजेनरेटिव डिजीज कहलाती हैं।
और ये जब तक हमारा शरीर रहता है तब तक ये उसके साथ रहती हैं। समय के चलते ये उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती हैं। तो हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और अपने फाइनेंशियल खर्चा भी इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, इससे ग्रसित रहते हैं। तो आजकल के समय में अब अगर हम ये पैंडेमिक महामारी को, कोरोना को छोड़ दें, तो ये जो बीमारियां हैं जो बिना संक्रमण के फैलती हैं, ये भी हमारे लिए एक भारी चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि इसने एक बड़े पॉपुलेशन को, एक बड़े ग्रुप को इन्वॉल्व किया है, जिसमें युवा वर्ग भी आने लगा है। जिन बीमारियों की चर्चा मैं अभी कर रही हूँ, उनमें मुख्यतः है डायबिटीज, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियाँ, कैंसर, जोड़ों की तकलीफ, मसल्स की तकलीफ, लकवा, इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ हैं। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया, या हम चर्चा के लिए बैठे हैं डायबिटीज मेलाइटिस के लिए या मधुमेह की बीमारी, तो इस बीमारी के विषय में अब हम कुछ डिटेल से जानेंगे। मैं इसमें कुछ स्लाइड है जो शेयर करूँगी। डायबिटीज मेलाइटिस को अगर हम देखें कि यह है क्या, यहाँ पर ये एक फोटो है, ये एक स्वस्थ परिवार की फोटो है। डायबिटीज होता क्या है, मधुमेह की बीमारी होती क्या है? यह एक अनियंत्रित शुगर की अवस्था है जो हमारे शरीर में होती है। यह होती इसलिए है कि हमारे शरीर में एक पैनक्रियाटिक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, कि जिसमें से इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। कि इंसुलिन का हार्मोन हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं, जो एक बड़ा हिस्सा है, वह जाके शुगर में बदलता है। वह क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, उनको काम करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, और वो ईंधन उसको शुगर के रूप में मिलता है। तो ये शुगर को नियंत्रित करता है हार्मोन इंसुलिन, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब अगर यह इंसुलिन कम हो जाए या इंसुलिन रहे और उसका असर कम हो जाए, दोनों स्थिति में शक्कर का नियंत्रण, ब्लड में शुगर का नियंत्रण नहीं होगा, ये बढ़ जाएगा और जो व्यक्ति है वो डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी से ग्रसित हो सकता है। डायबिटीज को अगर हम देखें तो ये इसके कुछ प्रकार होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, ये जो हमने नाम साधारणतः सुना होगा। टाइप 1 डायबिटीज जो छोटे उम्र में बच्चों को होती है, जिसमें इंसुलिन का बनना या नहीं होता है या बिल्कुल कम होता है, ये छोटी उम्र में होती है, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहलाती है, जिसमें इंसुलिन की ज़रूरत शरीर को होती है। दूसरे प्रकार की डायबिटीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे, जो कि वरिष्ठ लोगों को होती है, उम्र के बढ़ते दौर से ये होती है। और तीसरे प्रकार की जो डायबिटीज़ है वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहलाती है, जो गर्भावस्था के दौरान होती है। इसमें महिलाओं को गर्भधारण के दौरान शुगर होती है और वो डिलीवरी होने के बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये महिलाएं जो हैं, आगे चलकर इनको शुगर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो बच्चे होते हैं उन्हें भी शुगर होने की संभावना होती है। तो यह मुख्यतः प्रकार है डायबिटीज़ के। हम जो यहाँ पर चर्चा करेंगे वो टाइप 2 डायबिटीज़ की करेंगे, जो कि बढ़ते उम्र के साथ होती है। डायबिटीज़ क्यों होती है, इस पर अगर हम विचार करें, या जिस भी तरह की जो मैं डिजेनरेटिव डिजीजेस की बात कर रही थी, जिसमें कि ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सब आती हैं, इनके कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर होते हैं, कारण होते हैं। इसको हम दो खंड में बांट सकते हैं। एक मॉडिफायबल, जो कि नियंत्रण किए जा सकते हैं। दूसरे होते हैं नॉन मॉडिफायबल, जिसको कि हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। अभी हम जिक्र करेंगे मॉडिफायबल रिस्क फैक्टर का, या जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो कारण है वो मोटापा। मोटापा आज के ज़माने में एक बहुत बड़ी समस्या है, या उम्र बढ़ने के साथ बच्चों में भी है, और ये बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है खान-पान या हमारी जीवन शैली। जीवन शैली में हमारा रोज़मर्रा की कसरत, एक्सरसाइजेज और खान-पान आता है, जो कि आज के समय में बहुत ही गड़बड़ है, और यह भी एक शुगर होने की विशेष वजह है। तीसरी इम्पॉर्टेंट
वजह है सीडेंट्री लाइफ, बैठे बैठे की जिंदगी होना। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, लोग बच्चे जो हैं युवा वर्ग जो है 12 से 14-15 घंटे खाली कंप्यूटर पे या मोबाइल पर बैठकर अपना काम करते दिखते हैं। इसके अलावा सोना बैठना उठना सब टीवी कंप्यूटर के सामने होता है। चलना फिरना बिल्कुल नहीं के बराबर अब हमारी जिंदगियों में रहता है, खाना पीना भी बैठे बैठे। और ये मेन 3 जो वजह है ये हमारे डायबिटीज में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चौथी इम्पोर्टेंट वजह है नशा, एडिक्शन। नशा चाहे धूम्रपान का हो, चाहे तंबाकू का हो, चाहे शराब का हो या दूसरी दवाइयों का हो, ये हर तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और इन बीमारियों के में भी अपना कंट्रीब्यूशन करता है। सबसे महत्वपूर्ण कारण आज के समय में है तनाव। तनाव हर बीमारी की जड़ में है, वजह है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, वो चाहे हार्ट संबंधित समस्या हो, चाहे वो शुगर की बीमारी हो, तो यह तनाव भी एक मुख्य कारण है। इसके अलावा प्रदूषण, वायु में प्रदूषण, जल में प्रदूषण, हर जगह प्रदूषण, ये आज हमारी मुख्य समस्याएं हैं जो कि इन सब बीमारियों के बढ़ने में अपना योगदान देती हैं। तो ये जितनी भी आपको मैंने जो रिस्क फैक्टर गिनाए, चाहे वो मोटापा हो, चाहे वो हमारा जीवन शैली हो, चाहे वो हमारी सेडेंटरी लाइफ हो, चाहे हमारी तनाव युक्त जिंदगी हो, ना या हमारे ज़िंदगी में जो हम नशे का प्रयोग अगर कोई भी व्यक्ति कर रहा हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहलाते हैं। इनमें से सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, जो हम नियंत्रित कर सकते हैं, बीमारियों पर रोक कर सकते हैं, बीमारियाँ बढ़ने से रोक सकते हैं। कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जिसमें मुख्यतः आनुवंशिक या फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके परिवार में माता-पिता, भाई-बहन, दादा-दादी, नाना-नानी इस तरह किसी को अगर शुगर की बीमारी या डायबिटीज़ की बीमारी है, तो बच्चों में होने की संभावनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं। और जब माता और पिता दोनों को अगर शुगर है और बच्चों में अगर ये रिस्क फैक्टर में कुछ है, बच्चे मोटे हैं या युवा वर्ग मोटा है या नशे की लत है या सीडेंटरी लाइफ में है या उनका जीवन शैली बिल्कुल ही नियंत्रित नहीं है, तो उस कंडीशन में शुगर होने की या डायबिटीज़ होने की संभावनाएँ बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये तो मैंने आपको 2 तरह के रिस्क फैक्टर बताए, जिसमें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर थे जो बदले जा सकते हैं और 1-2 थे जिनको हम कुछ नहीं कर सकते। अब अगर किसी को शुगर होती है या डायबिटीज़ होती है, तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटिस के लक्षण जो हैं वो बहुत तरह के हो सकते हैं। कभी-कभी तो कोई लक्षण नहीं होते। कोई व्यक्ति अचानक से जाँच कराने जाता है और पाता है कि उसका शुगर बहुत बढ़ा हुआ है। कभी-कभी हमें कुछ क्लासिक लक्षण दिखते भी हैं, जिसमें बार-बार पेशाब होना, ज़्यादा पेशाब होना, पेशाब में इन्फेक्शन होना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, अचानक से वज़न का बढ़ जाना, अचानक से वज़न का कम हो जाना। इसके अलावा कहीं अगर घाव हो गया है पैरों में विशेष करके, तो घाव सूखता नहीं है। इसके अलावा कभी-कभी पैरों में दर्द, हाथ-पैर में झुनझुनी हो जाती है, जब हमारा स्नायु तंत्र अगर गड़बड़ाता है ज़्यादा शुगर की वजह से, तो हाथ-पैर में झुनझुनी, ज़्यादातर पैरों में लोग बोलते हैं कि मुझे झुनझुनी लग रही है या सुन्नापन हो जाता है। काम में मन नहीं लगना, कमज़ोरी महसूस होना, ये सब शुगर के डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर आपके परिवार में शुगर है और इस तरह की कोई लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर शुगर का जाँच कराएँ और बीमारी का जल्द से जल्द उपचार लें। ये सलाह बहुत ज़रूरी दी जाती है। कुछ कभी-कभी कुछ मरीज़ों में सीधे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ों में। तो शुरू में तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब कॉम्प्लिकेशन या उनकी जटिलताएँ, बीमारी की जटिलताएँ हो जाती हैं लंबे समय की बीमारी के दौरान, तब फिर उन्हें पता चलता है। तो हमारे शरीर का काफ़ी जो अंग है, जो इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो डायबिटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं,
जिसमें सबसे ज़रूरी जैसे वाइटल हैं आँखें। आँखों में दिखना कम होता है, कभी-कभी कम दिखने के कारण आँखों के डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं लोग और डॉक्टर से पता चलता है कि भई आपकी शुगर जाँच कराइए, आपकी शुगर बढ़ी हुई है। कैटरेक्ट भी बहुत जल्दी होता है, कभी-कभी कैटरेक्ट के कारण ही लोग आते हैं। तो आँखों में अंधत्व का कारण भी शुगर एक बहुत बड़ा अंधत्व का कारण भी है। इसके अलावा हार्ट हार्ट में हार्ट अटैक होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये सारी समस्याएँ शुगर के मरीज़ों को या शुगर के साथ जुड़ी हुई हो सकती हैं। लकवा की समस्या, गुर्दा एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर में, गुर्दे संबंधित समस्या। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन के लक्षण हैं कई बार मरीज़ जो है कॉम्प्लिकेशन के कारण प्रेज़ेंट करता है या डॉक्टर की सलाह लेने आता है। इसमें हमारे स्नायु तंत्र भी इन्वॉल्व होते हैं जिसमें नसों की कमज़ोरी होती है। नसों की कमज़ोरी से बहुत तरह की समस्या होती है, कई बार आँखों का टेढ़ापन, जुबान का टेढ़ापन या चेहरे का टेढ़ापन देखने को मिलता है और ये जो पैरों में झुनझुनी की समस्या होती है, ये भी स्नायु तंत्र की कमज़ोरी के कारण होती है, जिसकी वजह जो है बढ़ती हुई शुगर होती है। तो ये तो कुछ लक्षण हैं जिसके आधार पे हम पहचान सकते हैं कि हमें शुगर हुआ है या हो सकता है। अब इसे प्रूव करने के लिए हमको टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। तब तब हम कहते हैं कि भई हाँ, अब शुगर हो गया या नहीं हुआ। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दूँगी। कभी-कभी मरीज़ आते हैं कोई या जिसकी शुगर जाँच कराने कोई जाता है 140-50 या 160 के करीब शुगर आती है। डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि आप की शुगर कुछ ज़्यादा तरफ आई है, आप नियमित जाँच कराइए, खान-पान में ध्यान दीजिए। अब क्या होता है, चूँकि हर आदमी चाहता है कि उसे कोई बीमारी ना हो, तो वो व्यक्ति क्या है जाँच कराना बंद कर देता है। ज़्यादातर हम बोलते हैं ना अगर हम जाँच कराएँगे तो बीमारी निकल जाएगी और हमको लंबा इलाज लेना पड़ेगा। तो ये एक गलत बात है, इसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है। तो अगर फास्टिंग ब्लड शुगर या खाली पेट की ब्लड शुगर अगर 126 से ज़्यादा है, जिसे हम 1 या 2 बार टेस्ट करके दे सकते हैं या फिर किसी और समय ली हुई शुगर 200 से ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति डायबिटिक है इसकी श्रेणी में आ जाता है। और यही वैल्यू अगर खाली पेट में 100 से कम है और खाने के बाद या ग्लूकोज़ टेस्ट लेने के बाद 140 से कम है, तो यह व्यक्ति नॉर्मल है। इन दोनों के बीच में जो फिगर हम देख रहे हैं 100 से 125 और 140 से 200 के बीच का, ये जो खाली पेट और खाने के बाद वाला है, यह एक नई टर्मिनोलॉजी है जो जोड़ी गई है, इसे हम कहते हैं प्री डायबिटिक। माने अभी डायबिटीज़ हुई नहीं है, डायबिटीज़ होने की संभावना है और यही वो लाइन है और यही वो व्यक्ति हैं जिनको हम बचाव के द्वारा डायबिटीज़ ना होने पाए या आगे बढ़ने ना पाए, यहाँ से हम इन्हें रोक सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर हम देखते हैं कि डायबिटीज़ की समस्या अपने साथ और बहुत सारी समस्याओं को जोड़ के रखती है, जैसे ब्लड प्रेशर है, जो कि डायबिटीज़ के कारण भी होता है। हार्ट में दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना। तो जो जाँच है उसमें शुगर के अलावा हाँ, इसमें एक HbA1c एक जो आजकल ज़रूरी टेस्ट है, इसके विषय में मैं जानकारी दूँगी। ये 3 महीने की आपकी शुगर की स्थिति बताता है कि पिछले 3 महीनों में आपकी शुगर की स्थिति कैसी थी। अगर यह 6.5 से कम है, तो इसका मतलब आप प्री डायबिटिक हैं और अगर ये 6 से के आसपास या नीचे है तो आप एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति हैं। अगर 6.5 से ये ऊपर है तो आपको शुगर है और इसका जैसे-जैसे लेवल बढ़ता जाता है, वैसा हमको पता चलता है कि पिछले 3 महीने में हमारी शुगर की स्थिति करीब-करीब कितनी रही होगी। यह एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की जाँच, कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल, किडनी की जाँच, ये सब हमें समय-समय पर कराना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है आँख की जाँच और हार्ट की जाँच। अगर आपको आँखों संबंधित कोई समस्या नहीं है, फिर भी आप साल में 1 बार अपनी आँखों की जाँच कराइए। अगर आपको हार्ट संबंधित कोई समस्या नहीं है, फिर भी आप कम से कम साल में 1 बार अपने हार्ट की जाँच कराइए। और अगर आँख या हार्ट में समस्या है, तो डॉक्टर के परामर्श से जैसा वो बताते हैं, आपको समय-समय पर उसकी जाँच करानी चाहिए। ये तो हुई
लक्षण की बात दूसरी हुई कि हमने अपने लैब में टेस्ट कराया है और जांच कराई है। अब नॉर्मल शुगर जो जिनको अगर शुगर है तो नॉर्मल शुगर खाली पेट का 100 से 120 के बीच में रखें। किसी भी समय का या खाने के बाद वाला 120 से 140 के बीच में रखें। बहुत मोटा-मोटी अगर आपको ध्यान रखना है तो अपना शुगर 120 से 140 के बीच में रखें, 100 से नीचे ना होने दें, इधर 150-160 के ऊपर ना दें। तो अगर ऐसा रखते हैं तो आप हर तरह के कॉम्प्लिकेशन से बचे रह सकते हैं और कोई समस्या डायबिटीज़ के मरीज़ को नहीं आ सकती। इसके बाद हमारा अगला जो पड़ाव है वो है इसके इलाज की। इलाज संबंधित बातें जो हैं वो हम कुछ उसमें बाँट लेंगे। इलाज का जो पहला कदम है, जो पहला पायदान है, वो हमारा व्यायाम और या कसरत से शुरू होता है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है, वो खान-पान पे जाता है। फिर तीसरे और आखिरी स्टेप में हम जाते हैं अपनी दवाइयों की ओर। तो अगर आपको प्री डायबिटिक स्टेट है या डायबिटीज़ होने की संभावना है, तो भी आपको अपना व्यायाम, खान-पान देखना है। अगर आपको डायबिटीज़ हो चुकी है, तो भी देखना है। शुगर बढ़ने पाए और आप डायबिटीज़ हों और दूसरा अगर डायबिटीज़ हो गया है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचाव है, ताकि ये शुगर नॉर्मल रहे और बढ़ने ना पाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह की एक्सरसाइज़ की जा सकती है या करना चाहिए। एक्सरसाइज़ जो है मोटे-मोटे तौर पे हम जानते हैं कि 2 तरह से होती है। एक को हम कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज़, जिसमें हम लगातार अपनी मांसपेशियों को चलाते हैं, जिसमें चलना आता है, दौड़ना, साइकिल चलाना, जॉगिंग करना, तैरना, ये सब एरोबिक एक्सरसाइज़ में आती है। इन अगर हम ये अपने जिस ग्रुप में हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों के ग्रुप में देखें, तो सबसे बेहतरीन जो एक्सरसाइज़ है वो है चलना। बहुत सारे लोगों को जोड़ों की समस्या होती है, पैरों की समस्या होती है, तो ये संभव नहीं कि आप दौड़ सकें, जॉगिंग कर सकें, तो चलना सबके लिए संभव है। चलना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 20 से 25 से 30 मिनट रोज़ चलना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इससे आगे और चलना चाहें, लंबे समय तक चलना चाहें, तो बहुत अच्छा है। सुबह का चलना ब्रह्म मुहूर्त का चलना बहुत बेहतर माना गया है। इससे हो सके ये डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए नहीं, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपको मधुमेह या डायबिटीज़ है, तो चलने से या एक्सरसाइज़ करने से, ये जो एरोबिक एक्सरसाइज़ के विषय में हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया है कि डायबिटीज़ और मधुमेह के मरीज़ों में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई रहती है। अब हमारी जो मांसपेशियाँ काम करती हैं, चलती हैं, उनको चलने के लिए शुगर की ज़रूरत पड़ती है, ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहाँ से लेती है? इस बढ़ी हुई शुगर से लेती है। तो सबसे पहले तो इससे शुगर आपका नियंत्रित होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल या मोटापा है शरीर में, वो भी नियंत्रित होता है। मन प्रसन्नचित्त रहता है, तनाव मुक्त रहता है। सुबह चलने वालों को एक चलने का नशा रहता है। वो रोज़ चलते हैं ताकि उससे जो अच्छी चीज़ें हैं, पॉज़िटिव इफ़ेक्ट है, उनको मिल सके। जिसने शुरुआत नहीं की है एक्सरसाइज़ की, करना चाहते हैं, वो धीरे से कर सकते हैं। 10 मिनट करें, 1 हफ्ते में, दूसरे हफ्ते से 5-5 मिनट बढ़ाते जाएँ जब तक कि वो अच्छे से चलना लें और कोशिश करें कि थोड़ा फ़ास्ट वॉक करें, जिसमें कि कम से कम 3 से 4 किलोमीटर वो अपने 40-45 मिनट में चल सकें। 5 से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसको हम कह सकते हैं। दूसरे तरह की जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो यहाँ पर दिख रही हैं, ये हैं कुछ मस्कुलर एक्सरसाइज़ेज़ जो कि मांसपेशियों से संबंधित रहती हैं। जैसे जिम जाके कर सकते हैं या हम घर पे भी कर सकते हैं। तो इसमें जोड़ों की एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप की मांसपेशियों की एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, जिनको करने से एक तो जोड़ फ्री रहते हैं, मांसपेशियाँ काम करती हैं और हमारा बॉडी और शरीर जो है वो फिट रहते हैं। ये दूसरे तरह की एक्सरसाइज़ेज़ हैं। तीसरे तरह की जो एक्सरसाइज़ेज़ होती है, ये तो दौड़ना-खेलना जो है, जैसा मैं पहला वाला आपको डायनामिक एक्सरसाइज़ के विषय में बता रही थी, उससे। तीसरे प्रकार की जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो योगा से जुड़ी हुई रहती हैं। योगा के जो मूवमेंट होते हैं, जो एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, वो रिदमिक स्लो होती हैं। जोड़ों के लिए, मांसपेशियों के लिए
आपके फिटनेस के लिए, शरीर के लचीलेपन के लिए बहुत जरूरी होती हैं और अच्छी होती हैं। बहुत साधारण से आसन आप करें, बहुत कठिन आसन करने की जरूरत ना हो। प्राणायाम के भी बहुत साधारण से आसन है, अनुलोम विलोम है, आपका भ्रामरी है, और बाकी जो जोड़ों के मूवमेंट के जो आसन है वो सीख के आप कर सकते हैं। कोई बहुत कठिन आसन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्राणायाम करने से एक तो आप तनाव से मुक्त रहते हैं, मन प्रसन्न रहता है, और इसका एक सीधा मस्तिष्क पर असर होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे थे इंसुलिन की। इंसुलिन एक हार्मोन है, और हमारे शरीर के जितने हार्मोन हैं वो सब नियंत्रित हमारे मस्तिष्क, ब्रेन से ही होते हैं। तो तनाव और आपका जो सोचना और सकारात्मक सोच, इन सब का बहुत अच्छा असर हमारी इन बीमारियों पर पड़ता है। तो ये सब तरह की एक्सरसाइज है जिसका आपको समायोजन अपने उसमें करना है। थोड़ी एरोबिक लें, थोड़ी एनारोबिक लें, और थोड़ी योगा संबंधी, जिसे हम मेडिटेशन, प्राणायाम, इस तरह की एक्सरसाइज कह सकते हैं। एक्सरसाइज का समय या कम से कम आधा घंटा, तो आधा घंटा 24 घंटे में आप निकालें। सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है। हमारे अंदर की जितनी जो इंटरनल एक्टिविटी है, शारीरिक गतिविधियां हैं, वह सुबह के समय ज़्यादा होती हैं। जितने हार्मोन्स हैं सुबह के समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हमारा ब्रेन सुबह के समय बहुत एक्टिव होता है। इससे बहुत अच्छा हो कि अगर हम ये सब सुबह के समय करें। दूसरा जो स्टेप है हमारा, वो है खान पान का। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डायबिटीज़ के नियंत्रण के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना खान पान के नियंत्रण के हम ना तो मोटापा कंट्रोल कर सकते हैं, ना वजन में नियंत्रण रख सकते हैं, और ना शुगर पे नियंत्रित रख सकते हैं। अब ये है कि हम इस खाने के को हम कुछ ग्रुप में बांट लेते हैं। पहला चीज़ कि हम क्या खाएं। दूसरा, जब हमने निश्चित कर लिया कि हमें क्या खाना है, तो दूसरा है कि हम कितना खाएं, कि भाई जो हमने ये निश्चित किया है उसको हमें कितनी मात्रा में खाना है। तीसरा ये है कि हम उसे कब खाएं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि हमें क्या खाना है। अब आपने सुना होगा कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होते हैं। उनको हम बहुत सरल भाषा में तोड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब हमारे अनाज, सीरियल्स जिसे हम कहते हैं, जिसमें आता है चावल, जिसमें आता है गेहूँ, ज्वार, बाजरा, कोदो, ये सब चीज़ें आती हैं हमारी, जो जिससे कार्बोहाइड्रेट हमें मिलती है। ये अनाज से मिलती है। हमारे जो भोजन का एक बड़ा हिस्सा इससे रहता है। दूसरा पोर्शन जो होता है वो प्रोटीन। प्रोटीन मिलता है शाकाहारी लोगों को दालों से मिलता है। दालों का जो उपयोग किया जाए वो होल दाल के रूप में। होल दाल मतलब छिलके वाली। जो दालों को हम छिलके वाली यूज़ कर सकते हैं, उन्हें छिलके सहित यूज़ करें। इसके अलावा जो मांसाहारी हैं उनके लिए प्रोटीन अंडों से या फिश से मिलता है। ये अच्छा प्रोटीन माना जाता है। फिश का प्रयोग करें तो फ्राइड फिश का प्रयोग ना करें, और अंडा अगर लें तो सफ़ेदी का प्रयोग करें, तो उससे ज़्यादा फायदा मिलता है, उसमें चर्बी की मात्रा कम होती है। तीसरा जो पोर्शन होता है वो होता है फैट, वसा या चर्बी का। ये हमको मिलता है, नॉन-वेज जो मांसाहारी हैं उन लोगों को मांसाहारी भोजन से मिलता है, और हमको तेलों से मिलता है। जो तेल, घी हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं उससे मिलता है। अब कितना होना चाहिए? इसकी मात्रा बहुत ही कम होनी चाहिए। अगर प्रति व्यक्ति आप देखें, तेल 1 महीने में तो आधा लीटर का खर्च होना चाहिए। आधा लीटर में आपका चाहे घी खा लीजिए, आप चाहे तेल खा लीजिए। तो अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो महीने का खर्चा 2 लीटर का, 2 किलो का ही बनता है। तो इस तरह से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब तेलों के लिए ये रहता है कि कौन-सा तेल खाएँ। बहुत सारे ऐड आते हैं, सफोला खाइए, फलाना खाइए। हर तेल में कुछ कम और कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं। तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप तेलों को बदल-बदल करके खाएँ। तो 1 महीने एक प्रकार का तेल लीजिए, दूसरे में दूसरा लीजिए। कभी सरसों तेल खाइए, कभी मूँगफली का खाइए, कभी सनफ्लावर खाइए। नाना बहुत प्रकार के तेल बाज़ार में उपलब्ध हैं, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और घी का प्रयोग लिमिटेड होना चाहिए, घी और मक्खन का प्रयोग कम होना चाहिए।
घी का प्रयोग करें तो कभी भी घी को इतना गर्म ना करें कि उसमें से धुआं निकलने लगे। जब घी से धुआं निकलता है तो उसको उसके जो जितने भी गुण हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए पुराने जमाने में लोग, आपने देखा कि दाल के और चावल के ऊपर डाल के खाया करते थे घी को, वो उसमें फ्राई नहीं करते थे, उसका नहीं बनाते थे, फ्राई करके तलते नहीं थे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, टिप्स हैं जो कि ध्यान देने योग्य हैं। हमारे भोजन का एक मुख्य पार्ट है, वो है रेशा, फाइबर जिसे हम कहते हैं। आज के समय में फाइबर हमारे भोजन में बहुत ज़रूरी है। यह हमारे मोटापे को कम करता है, शुगर कम करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, हमारी आंतों को स्वस्थ रखता है और इसका जो है अभी अ, हमारे भोजन में समायोजन होना बहुत ज़रूरी है। अब ये आता कहाँ से है? रेशे का मेन जो स्रोत है वो हरी पत्तेदार या हरी सब्जियाँ होती हैं। सब्जी का रेशा, जो फल आप छिलकों सहित खा सकते हैं, जैसे मैंने दाल को भी कहा छिलकों सहित खाएँ क्योंकि उसमें रेशे की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से बाँट कर आपको अपने भोजन को समझना है कि भई इसमें मुझे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये तेलों की मात्रा और सब्जियों की मात्रा लेना है। अब यहाँ पर एक प्लेट बनी हुई है। इस प्लेट को मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूँगी। जो मैंने अभी बात बोली उसको मैं यहाँ पर फिट करती हूँ। इस प्लेट में 4 हिस्से बने हुए हैं। बीच में बीच आधा-आधा किया गया है बीच की लाइन से। एक तरफ आप देखेंगे तो उसमें होल ग्रेन मतलब ये चावल और रोटी का पार्ट है, जो देखिए 1/4 से भी कम है। उसके नीचे जो है वो प्रोटीन का पार्ट है। तो आपके खानों का जो दाल-चावल में आपका जो अनाज का हिस्सा है वो काफ़ी कम होना चाहिए और प्रोटीन का हिस्सा जो है, दालों वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जो डाइट है वो इससे उल्टी है। इसमें ज़्यादा चावल खाया जाता है और दाल तो कभी खाते हैं, बहुत सारे लोगों से जो हम लोग पूछते हैं तो वो कभी बनती है दाल, कभी नहीं भी बनती है। तो दालों का प्रयोग जो है यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके जब हम डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के विषय में बात करते हैं। तो ये प्रोटीन और ये हमारा चावल और रोटी का हिस्सा हुआ। चावल के विषय में और गेहूँ रोटी खाने के लिए क्यों बोला जाता है? भई चावल की जगह में आप रोटी खाइए क्यों बोला जाता है? चावल से जो हमारे शरीर में चावल जाएगा तो वो शक्कर बनाएगा। गेहूँ का कोई दलिया रोटी जाएगी, वो भी शक्कर बनाएगी। तो जो चावल से जो शक्कर बनती है वो बहुत तेज़ी से बनती है क्योंकि वो जल्दी एब्ज़ॉर्ब होता है। इससे जल्दी बोलते हैं ना पच जाता है और रोटी जो है वो बहुत धीरे-धीरे पचती है। तो उससे जो शुगर बनेगा वो धीरे-धीरे बनेगा। तो ये शुगर जो हम दवाइयाँ ले रहे हैं या जो इंसुलिन है, वो उसको कंट्रोल आराम से कर लेता है। परंतु जो चावल वाला शुगर है वो थोड़ा जल्दी बनता है। चावल को हम सब्स्टिट्यूट या बदल सकते हैं कुछ मिलेट से। मिलेट माने जैसे कोदो है। कोदो एक अच्छा हमारा सब्स्टिट्यूट हो सकता है चावल का। कोदो हमारे छत्तीसगढ़ में पाया भी जाता है। कोदो चावल से इस संदर्भ में अच्छा है कि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि चावल में नहीं होती और रेशों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आप अपने खाने में इस तरह का बदलाव कर सकते हैं कि चावल की जगह में कोदो का प्रयोग करें और जो गेहूँ की जगह में ज्वार बाजरा की मिक्स रोटी या दलिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने खाने में बदलाव ला सकते हैं। दूसरा हिस्सा अगर आप देखें प्लेट का तो उसमें सिर्फ सब्जियाँ और फल हैं। उसका भी 3/4 से ज़्यादा हिस्सा जो है, आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो सब्जियों से है। तो हमारे खाने का एक बड़ा हिस्सा सब्जी और सलाद का होता है। सब्जियाँ जो है सभी विटामिन का सोर्स हैं। इसमें शक्कर बनने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। तो ये हमारे शरीर को सारे विटामिन्स देता है, रेशे देते हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा सब्जी और सलाद का सेवन करना चाहिए। फ्रूट भी लेना है और फ्रूट का लिमिटेड यूज़ होना चाहिए। तेलों के विषय में मुझे बताया, देखिए ऊपर तेलों का एक वो बना हुआ है। भरपूर पानी पीना चाहिए। दूध के लिए मैं बताना चाहूँगी कि एक उम्र के बाद दूध की आवश्यकता मानव शरीर को नहीं होती, तो वरिष्ठ लोगों के लिए दूध जो है उतना महत्व नहीं रखता है। आप खाने के बाद थोड़ा-सा दही या मट्ठा का सेवन कर सकते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। पानी तो भरपूर पीना चाहिए ताकि उससे पाचन और शरीर स्वस्थ रह सके। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या खाना है।
अब कितना खाना है, तो कितना खाने की जो बात है वो आपके शरीर पर निर्भर करती है। आप दुबले हैं, आपका वजन ज़्यादा है, कि आप कम काम करते हैं, कि आपका बहुत मेहनत का काम है। तो इसके हिसाब से जो है डॉक्टर आपको डाइट निर्धारित करते हैं कि भाई आपको इतना कैलोरीज, किलो कैलोरीज में हम लोग काउंट करते हैं कि 1200 कैलोरीज खाना है कि 1400 कैलोरी खाना है। तो जो भी आपका खाना निश्चित किया जाता है उसका जो मेन हिस्सा है वो सुबह के समय खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुबह के समय ही हम सारे काम करते हैं। हमारे यहाँ की महिलाओं में एक समस्या ये है कि सुबह का समय वो खाली पेट रह जाती है और काफ़ी देर के बाद सीधे वो 11-12 बजे भोजन करती हैं, जो बहुत ही गलत है। सुबह किया हुआ भोजन आपको एनर्जी देता है, इससे आपके सारे काम आप कर पाती हैं, शुगर भी इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं पाती है। और जो सेकंड हाफ में आप खाते हैं, वो मतलब आपका 50% आप सुबह के समय में कंज़्यूम करिए, बचा हुआ 25-25% दोपहर खाने और रात खाने में। तो रात का खाना तो बहुत ही हल्का खाना चाहिए ताकि वो आसानी से पच सके। अब इस खाने को हमको 5 टुकड़े में खाना है। जैसे गाँव में खाते हैं 2 बार, सुबह 1 बार खा लिए, रात में, वैसा नहीं। उसमें खराबी ये होती है कि इससे शुगर बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा बनती है 2 बार खाने से और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है दवाइयों के लिए भी और आपके शरीर में उपस्थित इंसुलिन के लिए भी। तो कुल खाने को जो हम अनाज को 3 भागों में बाँट के खाएँ। इसका बड़ा हिस्सा नाश्ते में लें, एक हिस्सा दोपहर खाने में और एक हिस्सा रात खाने में। और सुबह नाश्ते और दोपहर खाने के बीच में हम एक हिस्सा फल का लें। फलों में आप सभी फल नियंत्रित रूप से खा सकते हैं, लेकिन कुछ जो मीठे फल हैं जैसे आम है, केला है, चीकू है, ये थोड़ा ज़्यादा शुगर बनाते हैं इसलिए इसको नियंत्रित कर खाना है। बाकी अभी जो उपलब्ध हैं तरबूज, खरबूज, पपीता ये सब आप ले सकते हैं। एक एप्पल लिया जा सकता है, 12-14 अंगूर ले सकते हैं, 12-14 जामुन ले सकते हैं, थोड़ा अनार ले सकते हैं, बदल-बदल के आप एक फल जो है उस समय ले सकते हैं। इसी तरह दोपहर और रात के खाने के बीच में जो गैप है, उसमें आप अंकुरित ले सकते हैं, चना मुर्रा ले सकते हैं। अंकुरित को भी आप अपने खाने का एक हिस्सा ज़रूर बनाएँ और मैं तो सलाह दूँगी कि आप अंकुरित करके उसे रोज़ सुबह हल्का-सा एक उबाल लेना चाहिए कभी-कभी क्योंकि उसमें कुछ फंगस हो जाते हैं, अगर पुराना हो और कभी-कभी वो उसको पचाने में भी दिक्कत होती है उम्र के साथ, तो आप उसे हल्का-सा उबाल लें और उसको सुबह में अंकुरित का उपयोग करें, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके डाइट में। तो इस तरह से अब मैंने आपको डाइट के विषय में बताया कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है। तो अगर आपने इसे संतुलित किया है, तो शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। आगे हम बढ़ते हैं तो दवाइयों के लिए। भई दवाइयों में तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, डॉक्टर से सलाह लेनी होगी। अगर आपका कसरत से और एक्सरसाइज़ और खान-पान से अगर शुगर में नियंत्रण नहीं है, तो दवाइयों की ज़रूरत है। किसी भी तरह से दवाइयों का उपयोग करके आपको शुगर का नियंत्रण करना है। इसके लिए मैं एक सलाह और दूँगी कभी भी आप मिक्सोपैथी का उपयोग ना करें। बहुत अलग-अलग पैथी की दवाइयाँ ना खाएँ। एक डॉक्टर की सलाह पर एक ही तरह की पैथी का प्रयोग करें जो जो कि डॉक्टर की जानकारी में रहे कि भई हाँ, इस मरीज़ को ये दिया है और वो वही खा रहे हैं। तो डॉक्टर को अपनी सही जानकारी देना चाहिए। समय-समय पर आप अपने डॉक्टर से मिलिए। अच्छी-अच्छी दवाइयाँ आजकल उपलब्ध हैं। शुगर की जो गोलियाँ हैं वो कई तरह से काम करती हैं। कुछ दवाइयाँ तो इंसुलिन बनाने में मदद करती हैं। कुछ दवाइयाँ जो हैं वो इंसुलिन के काम के उसको असर को बढ़ाती हैं। और आजकल जो अभी नई-नई दवाइयाँ निकली हैं, वो शुगर से शरीर से शुगर को यूरिन के माध्यम से निकालती हैं। तो शुगर जो है ज़्यादा यूरिन से निकलता है और ब्लड में शुगर का नियंत्रण करने में मदद करती है। चौथी दवाइयों के सीरीज़ में जो बात है वो है इंसुलिन लेने की। तो इंसुलिन की ज़रूरत जब पड़ती है, तो उस समय इंसुलिन लेना भी उतना ही ज़रूरी है। कभी इंसुलिन की अगर सलाह मिली है तो आप उसे ज़रूर फ़ॉलो करें। इंसुलिन की अच्छी-अच्छी डिवाइसें हैं, उसमें कोई कष्ट नहीं होता है। उसको एक बार सीख के आराम से लगाया जा सकता है। इंसुलिन की ज़रूरत ज़्यादा करके जब बहुत लंबे समय तक डायबिटीज़ हो या कंट्रोल में डायबिटीज़ ना हो या किसी ऑपरेशन के लिए आपको जाना है या किसी गंभीर समस्या से आप
जूझ रहे हैं, या आपके कुछ घाव वगैरह हो गए हैं जो कि हील नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक लक्षण ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। गाँवों से मरीज जब आते हैं तो सीधे पैरों में इतने बड़े-बड़े घाव लेके आते हैं, जाँच करो तो पता चलता है कि उनको शुगर है और पैर काटने की नौबत आ जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब जैसी सलाह आपको मिलती है उसको फॉलो करना है। हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो शुगर के मरीजों को यही है, डायबिटीज़ के मरीजों को, कि आप अपने शुगर को कंट्रोल रखिए, समय पर एक्सरसाइज करना, खान-पान और दवाई का सेवन करना, अच्छी सकारात्मक सोच रखना, तनाव से मुक्त रहना, किसी मद्यपान का प्रयोग नहीं करना और अपने शुगर को कंट्रोल करके रखेंगे तो आम स्वस्थ आदमी जैसा आप अपनी ज़िंदगी भी जी सकेंगे और स्वस्थ रह सकेंगे। और मैं यही कामना करती हूँ कि आज के समय में सभी स्वस्थ रहें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। अभी तो मैं अपने को धन्यवाद के साथ बंद करती हूँ। आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए मैं आपकी उपलब्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। और वरिष्ठ नागरिकों के साथ तो ये समस्या शुगर की शायद संभवतः आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा होती है, इस उम्र में आते आते शुगर हो जाता है। मैं मैडम रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि कुछ लोग अपनी बात रखना चाहें तो क्या आप उनके उत्तर दे जरूर दें? जरूर जरूर। जी जी, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जिनके प्रश्न हो वो कृपया आप हैंड रेज कर दें, जिससे मैं उनको अनम्यूट कर सकूं और वो अपने प्रश्न रख सकते हैं मैडम से। तब तक मैडम मेरा एक प्रश्न ये है जी कि मुझे वैसे कोई तकलीफ नहीं है, पीपी जो आता है शुगर का 240 से लेकर 250 के बीच में आता है, परंतु फास्टिंग में मेरा 100 के ही आसपास रहता है और अभी तक मैं कोई दवा नहीं ले रहा हूँ। तो क्या ये ठीक है या नहीं, ये ठीक नहीं है। जी आपको शुगर आपने कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया जी जी कि ये शुगर जो है ये घुन जैसी समस्या है। जी घुन जो है जब गेहूँ को खा जाता है तो जी आप देखेंगे तो आपको ऊपर से समझ में नहीं आएगा, जी लेकिन जब एक बार वो पूरा चूरा हो जाता है तब आप उसे वापस जोड़ नहीं सकते। अच्छा अच्छा तो ये जो डायबिटीज़ है एक घुन जैसी बीमारी है। तो जी जब एक ऑर्गन को पूरा डैमेज कर देती है तब आपको पता चलता है कि मुझे ये समस्या हो गई, तब वो आप उसको लौटा नहीं सकते। ठीक है? जी तो शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे खान-पान से, अपने व्यायाम से कंट्रोल कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आपको दवाई की अगर आवश्यकता है तो आप बिल्कुल आज और अभी से जाकर परामर्श करके अपना शुरू करें और आपके जो टारगेट ऑर्गन है अपने, जैसे आँखों की, गुर्दों जी की, जी हार्ट की भी जाँच कराएँ कि कहीं कोई आपको उसमें कोई लक्षण तो नहीं है। आपको ऐसे कितने समय से शुगर ज़्यादा है? ये करीब 2 साल से ऐसा लग रहा है। अभी मेरी एज 66 रनिंग है हुँ। और नहीं, ये पह, बहुत ज़रूरी है। आप जी अपना शुगर कंट्रोल नियंत्रित होना ही चाहिए, होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अच्छा आपको कॉम्प्लिकेशन हो जाएँगे, हाँ वो ज़्यादा फिर आपको ज़्यादा तकलीफ देंगे। थैंक ऐसा यू होता है एक्चुअल में, ये हमारी जो स्नायु तंत्र है, जो हमारे नर्व्स हैं, उनको जी ये शून्य करता है। तो जी जी आपको तकलीफ का एहसास नहीं होता। जैसे अगर पैर में घाव है, तो जी उसमें कोई पता नहीं चलेगा। अगर आपको हार्ट अटैक का पेन भी कई बार पता नहीं चलता। तो उसमें सिर्फ़ साँस फूलती है, आदमी चल नहीं पा रहा है, साँस फूल रही है और हम समझ नहीं पाते हैं कि, क्योंकि ये बताया जाता है भई हार्ट अटैक में छाती में दर्द होता है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है। जी हाँ, तो ये सब चीज़ों में सावधानी बहुत ज़रूरी थैंक यू। सोंधिया जी आपका कोई प्रश्न है? श्री एस के सोंधिया। हाँ मैडम जी, मैं प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि मैं इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ। 98 से मेरा मतलब इंसुलिन चल रहा है। तो 98 से मेरा इंसुलिन चल रहा है और मेरा वो एसी 3 महीने वाला जो एवरेज है 7 साढ़े 7 के बीच में रहता है हाँ, और यहाँ 100 और 150 के अंदर रहता है। ये मेरा सुबह का तो 100 तक ही हाँ, रहता है। इंसुलिन हाँ, डिपेंडेंट हूँ और मैं हाँ, लेता हूँ अभी 24 और प्लस 14 इतना इंसुलिन सुबह लेता हूँ नाश्ते के समय 24 यूनिट हाँ। और शाम को लेता हूँ डिनर में आपका 14 यूनिट 13-14 यूनिट। हाँ, आप मिक्स वाला लेते होंगे, इंटरमीडिएट। कौन-सा इंसुलिन तो लेते हैं? इंसुलिन आता है जो इंसुलिन पेनफिल वाला 37। उसको लेते हैं। हाँ,
30-70 वाला। हाँ, तो हाँ, तो वही 7 तक आपको 7 तक रखना है अपना SpA और जो आप बता रहे हैं वो तो अच्छा है, जी ठीक है। तो आप अगर उसमें आपने अगर खान-पान पे सुना है, उससे आप अगर लगता है आप कहीं कुछ कमज़ोर हैं, तो उसे ठीक करें। अगर आपको लगता है कि आप एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं कर रहे हैं या वॉक नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा उसे भी नहीं, सँभालें। योगा जाता हूँ, आधा पौन घंटे योग करता हूँ हाँ, और मेरा सुबह का 100 कभी कभी 60 तक आ जाता है। नहीं, तो वो फिर आपको रात की डोज़ एडजस्ट करनी है। 60 नहीं और आना मैं ना चाहिए, 100 से नीचे आना सुनिए, चाहिए। हाँ, दोपहर में चावल लेता हूँ, चावल। आदत तो मेरी 3-4 साल से चावल भी लेता हूँ, चावल दाल सब्जी जो भी है। और शाम को मैं कम 7 मात्रा बजे में। पहले, हाँ, शाम को 7 बजे पहले मैं खाना खा लेता हूँ, 6-7 के बीच में। तो उसमें ठीक है, रोटी है और नॉर्मल सब्जी, हरी सब्जी लेता हूँ बस। ठीक है, वो ठीक और रात में डायबिटीज प्रोटीन आता है ना, डी पाउडर प्रोटीन पाउडर, उसको दूध के साथ लेता हूँ 1 गिलास। बस ये मेरा है है। खान पान। हम लोग तो जो स्पेशली मैं आपको एनकरेज करूंगी कि आप नेचुरल चीजों पे जाएं। आप भी प्राकृतिक चीजों का जितना प्रयोग करें वो उतना अच्छा है। जी जी। प्राकृतिक प्रोटीन, हाँ, ये अननेचुरल प्रोटीन को हम लोग थोड़ा कम एनकरेज करें। हम अच्छा, चाहते हैं ठीक। कि आप जो प्राकृतिक रूप से जो प्रोटीन है, स्प्राउट्स है, अंकुरित जी चना, जी। मूंग है, और ये जो प्रोटीन का सेवन है, ये सुबह के समय ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि रात में दूध को पचाने में और प्रोटीन को दोनों को पचाने में दिक्कत है। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू। विद्या गोवर्धन मैडम, आपका प्रश्न। नमस्कार मैडम। बहुत अच्छी बात हुई आप लोगों से। और मेरा ये प्रश्न है कि मेरे को भी शुगर है 5-6 साल से, और योगा और मेरा ज्यादा मैं वॉक नहीं कर पाती, लेकिन एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, और जैसे दवाइयाँ बताई वैसे रेगुलर हूँ। मेरा फास्टिंग ज्यादा आता है, और मेरा टाइप 2 है, और मदर को था, तो हम लोगों को भी मदर का भी फास्टिंग ही ज्यादा आता था। तो मेरा फास्टिंग कभी कभी 140, रेयरली 165 हो जाता है। हाँ, तो आप और अपना एक तो रात का खाना और रात की दवाइयों की डोज एडजस्ट करवा, तो उससे आपका फास्टिंग शुगर कंट्रोल हो जाएगा। जी और सुबह एक्सरसाइज आप सुबह ही करती हैं? जी, सुबह करती हूँ, और एक्सरसाइज शाम को योगा। एक्सरसाइज में सुबह वॉक करती हूँ आधा घंटा, बहुत अच्छा। और पर बहुत फास्ट नहीं हो पाता, हाँ, ठीक है, जब जितना चल सके उतना और चलिए। योगा करती हूँ। और मैं नाश्ता थोड़ा मेरा लेट होता है मैडम, 10 बजे करती हूँ मैं नाश्ता। हाँ, उसे थोड़ा कोशिश करिए कि थोड़ा जल्दी ले लें। आप अपने जो एक्सरसाइज वगैरह है वो थोड़ा जल्दी खत्म करें, और नाश्ता थोड़ा समय पर लें, तो क्या अंतराल सब ठीक हो जाएगा खाने का। आपको मैंने बताया कि 2-2, 3-3 घंटे के अंतराल पे थोड़ा-थोड़ा खाना है। तो आपका जो जल्दी खाएँगी तो आप दवाइयाँ भी जल्दी लेंगी, तो आपका जो सुबह का शुगर ज़्यादा रहता है वो आसानी से कंट्रोल भी हो सकता है। और रात की दवाइयों का डॉक्टर से बात करके आप थोड़ा एडजस्ट करवा सकते हैं। रात में खाना देर से तो नहीं खाती? 8:30 हाँ, बज जाता है कभी कभी, हाँ, ठीक 8:30 है। 9। हाँ, और रात में हल्का ही भोजन लेना है। खाना हल्का ही होता है, 1 गोली ही रहती है रात को, 2 गोली है रात को। नहीं, नहीं, वो और ठीक है। जी, जैसे डॉक्टर आप बताया वैसे ही है, हाँ, ठीक है। लेकिन खाने के बाद वाला बहुत ही कम आ जा रहा है कई बार, और हाँ, कई बार 66 वगैरह हो जाता है मीठा खाने के बाद भी। नहीं, मीठा तो आपको खाना नहीं है। अगर आपका इतना कम जा रहा है अगर शुगर, तो आप अपनी दवाइयों की डोज़ एडजस्ट करवाइए। इतना कम जाना नहीं चाहिए। 100 से नीचे कभी ना जाए, ये ध्यान रखें। 120-140 के बीच में वो मेंटेन रहे, तो अपने डॉक्टर से बात करके आप जो दवाइयाँ हैं उसको रीएडजस्ट करें। थैंक थैंक यू। यू मैडम। थैंक यू मैडम। अरविंद दिवा Thank कीर्ति you very जी। much. सोनी जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर वर्मा, नमस्कार। मैं नमस्कार। दिवक हूँ। मेरी एज जो है 68 ईयर्स है, और मैं कोई 15 साल से लगभग डायबिटिक हूँ, बट कंट्रोल डायबिटिक हूँ मैं। और हमेशा
एक आदत सी रही है कि हर वीक में चेक करना, तो करीब करीब 140 के आसपास है। तब मेरा प्रश्न ये है डॉक्टर साहब कि मेरे मित्र डॉक्टर हैं, उन्होंने एक बार मुझे दवाई जो लिखाई थी, ग्लूकोरिल M1 मैं लेता हूँ, और मेरी वाइफ भी डायबिटिक है और वो लेती ग्लूफॉर्मिल F1। तो अभी जब जेनरिक दवाइयों का जब आया सिलसिला, तो किसी हमारे मित्र ने सजेस्ट किया कि यार आप उसको जेनरिक में लीजिए तो ज्यादा अच्छा। तो वो कॉम्बिनेशन आपको मिलता है जी, कि आप जो ले रहे हैं वो तो कॉम्बिनेशन है दवाइयों का। जी जी, तो उनके जो जेनरिक दवाइयों के वो है, उन्होंने उसके बदले में मुझे दिया है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अभी मैं रेगुलर ले रहा हूँ एंड आई एम ओके नाउ, मैं हर चीज में रेगुलर हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन अभी कुछ माह से मेरे पैरों में झिंझरी रहती है और वो कभी शाम के टाइम में ज्यादा दिक्कत होती है। तो शुगर कंट्रोल होने के बावजूद भी ये झिंझरी क्यों रहती है? आपका HbA1c कितना रहता है? क्या होता है जी? एक 3 महीने का टेस्ट होता है कि 3 महीने में आपका शुगर कंट्रोल है कि नहीं। उसका रहता है HbA1c जो कि 6.5 के आसपास होना चाहिए अगर आपका शुगर वास्तव में कंट्रोल रहता है तो। ये SB क्या बताइए? A1C ये क्या लैब में टेस्ट होता है? हाँ, लैब में ही टेस्ट होता है, ब्लड में ही टेस्ट होता है। हाँ, मैंने आज तक कराया नहीं है। हाँ, इसे करवा के देख लीजिए। हो सकता है कि बीच बीच में आपका शुगर बढ़ता हो तो नोटिस नहीं हो पाता हो, तो क्योंकि ये नसों की कमजोरी ही बताता है, या आपके शरीर में कुछ B12 विटामिन डी की कुछ कमी हो, ये भी संभव है। तो आप अपने डॉक्टर से इस पर चर्चा करके और वो दवाइयाँ करवा सकते हैं। इसके साथ मैं जो शुगर की जो ले रहा हूँ, गोलियाँ ले रहा हूँ, उसके साथ मैं विटामिन की गोलियाँ भी ले रहा हूँ, जिसमें B12 भी है। हाँ, B12 की मात्रा सफिशिएंट होनी चाहिए। क्या बताया? HbA1c Hb हीमोग्लोबिन का HbA1c। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। हाँ मैडम भगवती अग्रवाल कोरबा से आप अपनी बात रखें। डॉक्टर साहिबा नमस्कार। मैं भगवती अग्रवाल कोरबा से हूँ और मेरी डायबिटीज कम से कम 28-29 साल पुरानी है मैडम। इंसुलिन ले रही हूँ 20-21 सालों से इंसुलिन चल रहा है और दवाइयाँ भी चल रही, 3 गोली और इंसुलिन और बीपी की गोली और एक विटामिन की गोली, इतनी दवाइयाँ मैं खा रही हूँ। और उसके बावजूद भी मतलब शुगर तो ठीक ठाक रहता है, बट पाँव, एक साइड के पाँव और हाथ में बहुत झुनझुनी रहती है और ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा चालू हो गया है। मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, क्या करें बताइए? हाँ, इसी के लिए आपको थोड़ा योगा की एक्सरसाइज करना, सारे जोड़ों को 10 से 20 बार रोज चलाने की प्रैक्टिस करिए, छोटे से बड़े सारे जोड़। ये जो है इसको आपको काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि हर चीज तो दवाई से नहीं हो सकती। एक्सरसाइज नहीं मैडम, मैं करती हूँ एक्सरसाइज, रोज करती हूँ। सुबह के टाइम में 20 मिनट 25 मिनट में एक्सरसाइज करती हूँ और शाम को वही 20-25 मिनट वॉकिंग भी करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। पवन मुक्त आसन के जो बिल्कुल सिंपल आसन होते हैं, जिसमें कि जोड़ों को हिलाया जाता है, सारे जोड़ों को, छोटे छोटे जोड़ों को, बड़े जोड़ों को, वो आप रेगुलर करिए। और अपना B12 और विटामिन डी भी टेस्ट करा के देखिए कभी, अगर नहीं कराया है। विटामिन B12 और डी, विटामिन B12 और डी, तो उसको आप टेस्ट करवा सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। अगर वो कम है तो उसको लेना है आपको। और HbA1c आप भी कराते रहिए। हाँ, तो सब ठीक तो उस पर हाँ, उसको ध्यान रखा, मतलब खुद से देखना है आपको कि मेरा उतना है कि नहीं है। ठीक है, थैंक यू मैडम। BK दीपेश जी प्लीज। नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं बाल गोविंद अग्रवाल, मेरी उम्र 65 साल है डॉक्टर साहब। मैं 3 साल पहले मुझे डायबिटीज के पता चला था, तो शुरू में मैं आयुर्वेदिक दवाई लेता था और बिल्कुल कंट्रोल में था। मैं 1.5 घंटा नियमित रूप से योग और एक्सरसाइज करता हूँ
अभी वर्तमान में क्या हुआ, अभी दिसंबर माह में, ये कोरोना कारण हो या बैठे बैठे रहने का काम न करने कारण हो, मेरा डायबिटीज बढ़ गया था। तो मैं डॉक्टर से चेक करवाया तो वो बोले कि नहीं आपका बढ़ा हुआ है, अब ये आप आयुर्वेदिक दवाई मत लीजिए, अंग्रेजी दवाई लीजिए। तो उस समय उन्होंने लिख के दिए और मेरा वास्तव में एकदम कंट्रोल हो गया। 130, 35, 40 के बीच में अभी तक है, कोई मेरे को तकलीफ नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो शुगर की दवाई जो ग्लिम फर्स्ट करके दिए हैं 1.500 ऐसा करके कुछ है, ग्लिम फर्स्ट करके टेबलेट, उसके साथ में 2 खून पतला करने के लिए और ताकत के लिए दिए हैं दवाई। वो दवाई अभी तक मेरे को चल रहा है, तो ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखिए, वो किस संदर्भ में दी गई है ये आपके डॉक्टर ही बता सकेंगे। तो ये खून पतला करने की दवाइयाँ जब डॉक्टर को ये लगता है कि आपको हार्ट प्रोटेक्शन की जरूरत है तो वो देते हैं। ठीक है, तो जिस आधार पे वो शुरू की गई है, और अगर शुरू की गई है तो उसे कंटिन्यू रखना है, और अपने डॉक्टर से इसके विषय में आप बात भी कर लीजिए कि कि इसे और उसे अपने मर्जी से बंद नहीं करना चाहिए। और शुगर आपने कंट्रोल करके रखा है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल कंट्रोल में, मैं 1.5 घंटा करता हूँ एक्सरसाइज रेगुलर, बहुत अच्छी बात, योगा भी करता हूँ। थैंक यू मैडम। देवराज साहब। डॉक्टर साहब, मीडिया और बहुत से पेपर और इनके जरिए ये खबर फैलाई जाती है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां जानबूझ करके अपने फायदे के लिए ये शुगर लेवल को कम ज्यादा करती रहती हैं। नॉर्मली फास्टिंग और पीपी, ये जैसा आपने बताया, कुछ लोग बोलते हैं कि 110 100 के अंदर रहना चाहिए पीपी फास्टिंग, और पीपी 150 तक 150 तक रखना चाहिए। लेकिन कई डॉक्टर्स हैं और कई लोग बताते हैं कि 200 तक भी पीपी नॉर्मल ही कहलाएगा। और ये फार्मास्यूटिकल्स लोगों की एक चाल है जो कि इन लेवल्स को कम करके बताएं ताकि इनकी दवाएं बिकती रहे। इसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, ये जो शुगर का जो लेवल तय करती है वो कमेटी जो है, वो डायबिटीज एसोसिएशंस होती हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं। तो ये डाटा के हिसाब से ये निश्चित करती है कि स्टडीज होती है बहुत सारे मरीजों में कई सालों तक कि अगर ये शुगर 110 रखेंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, 140 रखेंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तब फिर ये निकलता है कि भाई आपको इतना रखना है, जो मैंने आपको डाटा बताया था भाई इतना रखना है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रहना है। नॉर्मल जितना रहता है, बहुत सिंपल सा फार्मूला ये है सर कि जितना शुगर नॉर्मल होना चाहिए आपको नियर नॉर्मल जाना है, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। आप बढ़ा हुआ अगर नॉर्मल 140 तक माना गया है तो 200 तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तब उसको आपको 140-150 के आसपास रखना है ना। उसको जिन लोगों को बार बार हाइपोग्लाइसीमिया होता है, शुगर कम हो जाती है, उन लोगों को थोड़ा सा एहतियात, थोड़ा सा कभी कभी डॉक्टर हायर साइड पे छोड़ते हैं कि ये हाइपो में, क्योंकि हाइपो होना ज्यादा खतरनाक माना जाता है। मेरे को थोड़ा दोनों रेंज बताइए लगभग कि जो सीनियर सिटीजन मींस अबव 60 उनकी मिनिमम जो पीपी और फास्टिंग क्या होनी चाहिए मैडम, जिसको हम नॉर्मल शुगर है, फास्टिंग शुगर जो है जी वो 120 से कम होनी चाहिए, अराउंड 120 समझ 100 से 120 के बीच में होनी चाहिए जी। और खाने के बाद वाली 120 से 140 के, 120 से 140। थैंक यू मैडम। मैं प्रश्न करना चाहता हूं सर। नाम बताइए प्लीज। अशोक कुमार शुक्ला। अशोक कुमार शुक्ला जी, हाँ सर बोलिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरा जो ब्लड शुगर है ये मेरे समझ में नहीं आता। जब मैं मतलब बिना खाए लेता हूँ तो करीब 108 110 आता है, ठीक है। और जब मैं खाना खा लेता हूँ तो उसके बाद वो जैसे रैंडम लो या जैसे भी लीजिए तो 120 के आसपास आता है। अब मालूम नहीं ब्लड शुगर है या नहीं है, समझ में नहीं आता। नहीं है, आप शुगर के मरीज नहीं है, स्वस्थ रहिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सोनी जी, प्रेमलता मैडम बहुत देर से कुछ पूछना चाह रही हैं। मेरे हस्बैंड को 30 साल से शुगर है और मैं कुछ खा नहीं सकती मीठा,
तो उनको कहते हैं कि गुड़ वाला अगर कुछ खाया जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं करता, आप बताइए। नहीं, कुछ भी मीठा नहीं खाना है। गुड़ भी मीठा है, शक्कर जो है वो भी मीठी है, मिश्री। तो कुछ भी मीठी चीज जो आपके जबान पे मीठी है वो शुगर ही बनाएगी अंदर जाकर, तो वो नहीं लेना है। हम तो शुगर फ्री लेने को भी मना करते हैं। अगर आपने 3 महीने तक कुछ भी मीठा नहीं लिया है तो आप उसके लिए बिल्कुल मीठा के लिए छोड़ने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। फिर जब भी आप मीठा खाएंगे तो आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा, और वही तैयारी जरूरी होती है कि आपको मीठे से बिल्कुल लगाव जो है वो हट जाना चाहिए। तो कुछ भी मीठा ना दे, बहुत अच्छा है वो बिना मीठे के ही नहीं, सब चीज नॉर्मल है मैडम, सब चीज नॉर्मल तो है। जो भगवान ने नेचर में दिया है वही जो मीठा है बस उतना ही हमको लेना चाहिए। ठीक है जी जी जी, धन्यवाद। फल के बारे में क्या है मैडम? फल के लिए ऐसा है, फल की जो शुगर है वो अच्छी मानी जाती है। तो जो फलों में जैसे सेब है, संतरा है, मौसम्बी है, आपका पपीता है, खरबूज है, अंगूर है, जामुन है, ये एक लिमिटेड मात्रा में आप यूज़ कर सकते हैं। 24 घंटे में शुगर वालों को एक सर्विंग फल की लेने के लिए कहा जाता है। और जो नहीं लेना है, जो बहुत मीठे फल हैं जैसे आम है, केला है, चीकू है, तो कभी-कभार ये फल भी लिए जा सकते हैं, पर रोज़-रोज़ जैसे आम आ गया तो लोग 2-2 3-3 आम रोज़ खा लेते हैं, वैसा ना करें। वैसा ना करें, ठीक। थैंक यू मैडम। मैडम, ये कार्बोज के बारे में क्या है? जैसे चावल नहीं खाओ बोलते हैं, गेहूं नहीं खाओ, आटा नहीं खाओ, ये क्या है? इसके लिए मैंने आपको बताया। देखिए, ये सब हमारे क्या है, सीरियल हैं, अनाज है। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है वो आपको अनाज से मिलता है, ठीक है। अब अनाज जो है वो हमारे शरीर में जाके पूरा शुगर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि वही हमको एनर्जी तुरंत देता है। तो आपको अगर शुगर लेवल कंट्रोल करना है तो कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करना है। कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल करना है मतलब आपको अनाज पे कंट्रोल करना है। अब अनाज आप ऐसा चुने जिसमें शक्कर कम बने। शक्कर कम बनने के लिए अगर आप सब कुछ घुमा फिरा के देखें तो मिलेट जैसे हम कहते हैं, ज्वार, बाजरा, कोदो, ये अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है और फाइबर भी है, रेशा भी है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको गेहूं से बनी हुई चीज़ लेना है, गेहूं और चावल में गेहूं बेहतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे पेट से अब्जॉर्ब होता है और हमारे शरीर में जो इसकी जो शक्कर बनती है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। चावल क्या है, बहुत आसानी से पच जाता है, इसलिए बहुत जल्दी शुगर बना देता है। तो ये फ़र्क होता है। तो गेहूं को भी अगर आपको पौष्टिकता गेहूं की बढ़ानी है तो उसमें ज्वार, बाजरा, मक्का सब मिला लीजिए, तब उसकी रोटी का प्रयोग करिए। तो आपको उससे जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो ज़्यादा बेहतर होगा और हाई फाइबर रहेगा, उसमें रेशे की मात्रा भी ज़्यादा होगी, इससे शुगर भी कम बनेगा। थैंक यू ये मैडम। बोला जाए। मैं मधु पांडे मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आज के कार्यक्रम में पधारी हमारी प्रमुख वक्ता और अन्य पार्टिसिपेंट सभी का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर आशा वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उनने जो अपना बहुमूल्य समय हमको दिया और डायबिटीज के बारे में ये हमको जानकारी दी कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसी एक्सरसाइज करना है, कितने समय हमें दवाई लेना है और कितने समय हमें नाश्ता करना। आपने जो हमको बहुमूल्य जानकारी दी और हमारे वरिष्ठ नागरिक जन, हम लोग में जितने भी यहाँ पर उपस्थित थे, सभी ने इसका भरपूर फायदा उठाया है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सोनी जी और देवराज जी का भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करके हम सब लोगों को लाभान्वित किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं लालचंद जैन जी हमारे महासचिव से निवेदन करूंगा कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सभी दिवंगत आत्माओं का नाम पढ़ें और उसके बाद हम लोग 1 मिनट के लिए अपनी जगह पर बैठकर हाथ जोड़कर उनको श्रद्धांजलि देंगे। लालचंद जैन जी। थैंक यू सोनी जी। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य वरिष्ठ नागरिक कॉन्फ्रेंस से संबंध विभिन्न संघों के सदस्यों का असामयिक निधन हो गया था, उनको श्रद्धांजलि देने हेतु मैं उनका नाम पढ़ देता हूँ।
सबसे पहले डॉक्टर हरिशंकर साहू, ये उतई भिलाई से है। श्री प्रीतराम मुमरे दुर्ग से है। श्री डी के डोंगरे बालको कोरबा से। श्री संतराम स्वर्णकार दुर्ग से। श्री किशनलाल ताम्रकार दुर्ग से। श्री तरसेम लाल मेहरा जो कि वरिष्ठ नागरिक संघ वैशाली नगर भिलाई के उपाध्यक्ष है, इनका निधन 21 अप्रैल को हुआ। श्री अश्विनी शर्मा कवर्धा 26 अप्रैल को। श्री स्वरूप चंद जी जैन दुर्ग 26 अप्रैल को। श्री त्रिवेणी दुबे बालको कोरबा 25 अप्रैल को। श्री रामशरण तिवारी बिलासपुर 30 अप्रैल को। श्री लोकनाथ राव बालको से 1 मई को। इसके अतिरिक्त हमारे संघ के कोषाध्यक्ष श्री डी के शर्मा की माता जी का निधन रायगढ़ में 30 तारीख को हुआ। और श्री विनय खानकोजे बिलासपुर के हमारे सदस्य, उनकी माता जी का भी निधन अभी हुआ है। मैं इन सभी सदस्यों को भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं उनके परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वो हाथ जोड़कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ओम शांति शांति ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। और आप सभी को ये मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो धन्यवाद ज्ञापन मधु पांडे मैडम ने दिया, जो भोजन व्यवस्था का जुम्मा है वो मैडम ही उठा रही हैं कोरबा में। मतलब जो लोग संक्रमित होते हैं, यदि उनको आवश्यकता है तो मेरे से अथवा मैडम से कांटेक्ट करके प्रयास करें कि अधिक से अधिक साथियों के साथ जुड़ें। और अगर किसी को लिंक की आवश्यकता हो तो मुझे फोन कर दें, मैं लिंक भेज दूंगा। अदरवाइज आप अपने लिंक को उनको फॉरवर्ड कर दीजिए और इस कार्यक्रम से अधिक लाभ उठाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी को नमस्कार, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, नंदन वंदन। थैंक यू सर। नमस्कार सुनी जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।